हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आईपी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज हम एक और वीडियो के साथ जो क्लास 12th की है, अपडेटेड जो न्यू एनसीईआरटी केमिस्ट्री आपकी आई हुई है, जिसमें 10 चैप्टर आपको कर दिए गए हैं, शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। वो सभी चैप्टर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे हम कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पे ये केमिस्ट्री पंच जो सीरीज़ है ये 12th क्लास के बच्चों के लिए बिल्कुल अच्छे से स्टार्ट है। फर्स्ट चैप्टर हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। ये सेकंड चैप्टर का सेकंड पार्ट है और सेकंड चैप्टर है विद्युत रसायन। और यहाँ आपको हर एक वीडियो में केवल और केवल 5 क्वेश्चन समझाए जाते हैं। अगर आप इन 5 क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लेते हैं, अच्छे से सीख लेते हैं, तो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे नंबर्स आने की संभावना रहेगी। और मैं श्रेयांश आप सभी के साथ जुड़ चुका हूं और इस वीडियो के साथ आपसे मेरा यही है कि आप पूरा वीडियो एंड तक देखें। और इस वीडियो में हम बहुत सारे क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे, आज के 5 क्वेश्चंस। तो और ये मैं बता दूं आपको, ये जो वीडियो है सभी स्टेट के लिए लागू होती है जहाँ पे एनसीईआरटी केमिस्ट्री आपकी चलती है। और यहाँ पे एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और अदर स्टेट जो भी बोर्ड हैं उन सभी में ये वीडियो लागू होती है। तो आप देख सकते हो अगर आपके सिलेबस में ये चैप्टर है। तो यहाँ पे मैं बता दूं, आज के जो 5 क्वेश्चंस हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। सभी एक एक करके हम देखेंगे। एक तो आपको देखने को मिलेगा तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन अब आपके सामने है कि विद्युत की फैराडे तो पहला क्वेश्चन अब आपके सामने है। और फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है आज के इस वीडियो का, फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम, फैराडे के विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम समझाइए। पहला जो नियम है फैराडे के विद्युत अपघटन का, ये हम कर चुके हैं पहले वीडियो में कवर अप। और अब हम कर रहे हैं सेकंड क्वेश्चन, सेकंड जो रूल है विद्युत अपघटन का फैराडे का, वो से तो अब हम कर रहे हैं फैराडे के विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम। और पहला जो नियम है इसको हम पहले सॉल्व कर चुके हैं फर्स्ट वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा तो वो ज़रूर देखें। प्लेलिस्ट की लिस्ट मैंने बिल्कुल यहाँ पे दे दी है, कहाँ पे, डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ। तो चलिए अब हम देखते हैं फैराडे का विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम। तो फैराडे का विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम हमसे कहता है कि फैराडे के विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम यह है कि जब विभिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयनों में से होकर विद्युत धारा विद्युत की तो फैराडे के जो विद्युत अपघटन का दूसरा नियम है यह हमसे कहता है कि फैराडे के विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम हमें यह बताता है कि जब विभिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयनों में से होकर विद्युत की एक ही मात्रा प्रवाहित की जाती है। इसका मतलब ये है कि अगर हम विभिन्न प्रकार के विलयन लें, जैसे कि आपने NaCl का विलयन ले लिया, कॉपर सल्फेट का विलयन ले लिया, एक आध और ले लिया, जैसे कि हम सिल्वर नाइट्रेट का विलयन ले सकते हैं। इन सभी विलयनों से अगर हम विद्युत धारा को गुजारें, मतलब अलग अलग विलयनों में विद्युत की एक ही मात्रा प्रवाहित करें कि विद्युत की जो मात्रा है वो एक ही जाए लेकिन विलयन अलग अलग है, तो विभिन्न इलेक्ट्रोडों पर मुक्त हुए पदार्थों के द्रव्यमान उनके तुल्यांक भार के समानुपाती होते हैं। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए हम सिल्वर नाइट्रेट का विलयन लेते हैं तो इसमें जो इलेक्ट्रोड होगा वो सिल्वर का होगा, तो इसमें जो इलेक्ट्रोड है उसका तुल्यांक भार के बराबर क्या होगा, उनका इलेक्ट्रोडों पर जितना भी मुक्त पदार्थ होगा, मतलब जितने पदार्थ जमेगा वो धातु का, तो उसमें क्या होगा कि उसका तुल्यांक भार के समानुपाती रहेगा। यह विद्युत अपघटन का फैराडे का द्वितीय नियम था। अब इसको हम फॉर्मूले से डायरेक्ट लिख सकते हैं कि M1/M2 क्या कर रही हैं
तो इसका जो फार्मूला बनता है m1/m2 इज इक्वल टू E1/E2, यहाँ आपको याद रखना है। और m1 और m2 इलेक्ट्रॉनों पर मुक्त पदार्थों के द्रव्यमान हैं और E1 और E2 यहाँ पे पदार्थों के तुल्यांक भार हैं। चलिए, ये था हमारा पहला क्वेश्चन आज के इस वीडियो का। अब हम बढ़ते हैं आगे और अब हम पहुँचते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की ओर। और दूसरा जो क्वेश्चन है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है, इसको आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना और बहुत ही आसान है। इसमें पूछा गया है विद्युत अपघटनी चालकता और धात्विक चालकता में मुख्य 3 अंतर बताइए। तो विद्युत अपघटनी चालकता और धात्विक चालकता में अगर हम अंतर की बात करें तो यहाँ आपके लिए 3 अंतर दिए गए हैं और अंतर का आधार आपको बताया गया है। तो अंतर का आधार अगर हम पहला लेते हैं चालन का माध्यम, तो विद्युत अपघटनी चालक इसमें चालकता आयनों के प्रवाह के कारण होती है जो विद्युत अपघटनी चालक होते हैं। तो विद्युत अपघटनी चालक में जो चालकता रहेगी वो आयनों के कारण रहेगी। और धात्विक चालकता की बात की जाए तो इसमें चालकता इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण होती है। मतलब धातुओं में करंट क्यों फ्लो होता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। और जो विलयनों में चालकता होती है या विद्युत अपघटनी चालकता होती है, इसमें आयनों का आदान प्रदान होता है या आयनों का क्या होता है, प्रवाह होता है, उसके कारण चालकता होती है। फिर इसके बाद है आपका तापमान का प्रभाव क्या पड़ेगा। तो विद्युत अपघटनी चालकता में तापमान का क्या प्रभाव रहने वाला है। तो तापमान बढ़ाने पर चालकता बढ़ जाएगी और यहाँ पे तापमान बढ़ाने पर चालकता कम हो जाएगी धात्विक चालकता में। फिर इसके बाद है पदार्थ का स्थानांतरण। तो विद्युत अपघट्य का रासायनिक वियोजन होता है और पदार्थ का स्थानांतरण होता है। और धातुओं में किसी भी प्रकार का रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है और पदार्थ का स्थानांतरण बिल्कुल भी नहीं होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो धातुओं के इतने सारे तार बनाए जाते हैं, वहाँ पे धातुओं में क्या होता है, किसी भी प्रकार का रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है और स्थानांतरण पदार्थों का नहीं होता है। तो चलिए, ये थे हमारे विद्युत अपघटनी चालकता और धात्विक चालकता में मुख्य 3 अंतर। ये आपको 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप बहुत ही अच्छे से इसको तैयार करें। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करें और अदर वीडियोस भी आप ज़रूर देख के चलें। 10th क्लास की साइंस भी चल रही है, तो अगर आपके कोई भाई बहन ऐसे हैं जिनको 10th क्लास में हैं तो उनको आप ये सजेस्ट ज़रूर करें। वीडियो बहुत ही उपयोगी आपके लिए है, क्योंकि बहुत ही कम समय में एक अच्छे लेवल की तैयारी आप कर सकते हो इन क्वेश्चंस को तैयार करके। अब हम बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला हमारा क्वेश्चन है तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता घटती है जबकि मोलर चालकता बढ़ती है, ऐसा क्यों। तो अगर हम देखें तो तनुता बढ़ाने पर क्या होती है, विशिष्ट चालकता जो होती है वो घटती है। अगर हमारे पास एक NaCl है और NaCl में अगर हम पानी मिला देते हैं, तनुता बढ़ा देते हैं, तो फिर क्या होता है, इसमें आयनों की जो संख्या है वो घट जाती है। इस कारण से क्या होती है, विद्युत चालकता बढ़ जाती है। और फिर इसके बाद वहीं दूसरी ओर देखें, अगर हम NaCl में तनुकरण करते हैं इसका, तो फिर क्या होता है, आयनों की गतिशीलता बढ़ जाती है और वो अधिक कैसे हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। इस कारण से इसकी जो मोलर चालकता है वो बढ़ जाती है। तो ये एक छोटा सा रीज़न है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। और अब हम आगे बढ़ते हैं आज के हमारे चौथे क्वेश्चन की ओर। और ये जो चौथा हमारा क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन तो आप काफ़ी बार 10th क्लास में भी आपने पढ़ा है, 9th में भी पढ़ा है और यहाँ पे भी आपको आ चुका है और आपसे बहुत ही इजीली ये बनने वाला है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देख के ही मन प्रसन्न होने वाला है आपका। तो क्वेश्चन ये है कि संक्षारण कोरोजन किसे कहा जाता है, इसे रोकने के भैया 2 उपाय बताइए। तो संक्षारण किसे कहते हैं, ये तो हमें पता है, किसी भी चीज़ का धीरे धीरे नष्ट होना या किसी धातु का किसके प्रभाव से, ऑक्सीजन के या नमी के प्रभाव से उसका क्षरण होना, उसी हम संक्षारण कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, धीरे धीरे नष्ट होना संक्षारण कहलाता है। जैसे कि लोहे पे जंग लगना, ये आपने फेमस उदाहरण देखा है। और इसे रोकने के लिए 2 उपाय बताने हैं। तो पहला तो आप क्या कर सकते हो, अवरोधक सुरक्षा हम लगा सकते हैं। जैसे कि लोहे की वस्तुओं पर हम पेंट लगा देते हैं, तेल, ग्रीस, वार्निश आदि की परत चढ़ा देते हैं। और या फिर हम क्या कर सकते हैं, यसद लेपन कर सकते हैं, मतलब गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं। और गैल्वेनाइजेशन क्या कहलाता है कि लोहे पर जस्ते की या जिंक की परत चढ़ा देना, इसे ही कहते हैं गैल्वेनाइजेशन या यसद लेपन।
और ये चीज़ हम कर सकते हैं जिससे संक्षारण को रोका जा सकता है। बहुत ही कम समय में आपके ये 4 क्वेश्चन हो गए हैं और मुश्किल से हर एक वीडियो 15 मिनट की होती है। आप पूरा देखा करें और 5 क्वेश्चन अच्छे से नोट करके तैयार ज़रूर करें। अब हम बढ़ते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर और अब है हमारा 5वां क्वेश्चन आपके सामने। और ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हर बार इस क्वेश्चन के द्वारा कहीं ना कहीं पूछा गया है। मतलब ये जो आपको स्लाइड दिख रही है, इस स्लाइड से आपका एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा, चाहे ऑब्जेक्टिव में आए, चाहे 2 नंबर में आए, और हो सकता है पूरी की पूरी डैनियल सेल आ जाए। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि विद्युत रासायनिक सेल, या जिसे हम कहते हैं डैनियल सेल, की कार्य प्रणाली को बताइए या डैनियल सेल का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे ये पूरी स्लाइड में पूरा डैनियल सेल आपको अच्छे से समझ आने वाला है। बिल्कुल मिस मत करना। और अब अपन करते हैं हम डैनियल सेल की शुरुआत। तो डैनियल सेल एक ऐसा सेल है जो क्या करता है, यह सेल स्वतः होने वाली रेडॉक्स अभिक्रिया की रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो डैनियल सेल का पहला तो हमें काम समझ आ गया कि ये जो रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा जो ऊर्जा निकलती है उसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। और इसमें कौन सी अभिक्रिया देखने को मिलती है, तो रेडॉक्स अभिक्रिया देखने को मिलती है। तो अब हम बात करते हैं कि डैनियल सेल होता कैसे है और इसे बनाया कैसे जाता है। तो डैनियल सेल बनाने के लिए क्या होता है कि 2 बीकर लिए जाते हैं, उन दोनों बीकरों में अलग अलग प्रकार का हम क्या भरते हैं, उसमें वो विलयन भरते हैं। जैसे कि एक बीकर जिसमें ZnSO4 विलयन लगाते हैं और जिंक की छड़ लगाते हैं, और जिंक की छड़ एनोड का काम करती है और जो ऋणात्मक होती है। अब और दूसरा जो बीकर लेते हैं, इसमें हम क्या भरते हैं, अब हम इसमें कॉपर सल्फेट का विलयन भरते हैं और जिसमें कॉपर की छड़ डली होती है, और इसमें क्या होता है, कैथोड होता है, और ये कैथोड का काम करता है, मतलब धनात्मक होता है। बिल्कुल इतनी बात अपनी क्लियर होती है। अब जो धनात्मक वाला पार्ट है, इसके लिए किसकी ज़रूरत होगी, इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। अब वो कैसे होगा, वो आइए हम समझते हैं। तो सबसे पहले तो जिसमें ZnSO4 भरा हुआ है और जिंक की छड़ डली हुई है, ये एनोड का काम करेगी, ऋणात्मक रहेगी। तो जिंक क्या करता है, जिंक परमाणु जो होता है वह Zn2+ बनाता है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का दान करता है, और यहाँ पे आपको ऑक्सीकरण देखने को मिलता है। और जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन दान करता है, मतलब कि ये बात ये है कि जो जिंक है, जिंक धीरे धीरे आपका इसमें घुलता जाता है। तो जिंक धीरे धीरे जिंक सल्फेट के विलयन में घुलता जाता है, और होता क्या है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त कर देता है। अब यहाँ पे दोनों जो बीकर होते हैं आपस में एक लवण सेतु के द्वारा जुड़े होते हैं, और ये जो लवण सेतु से जुड़े होते हैं या सॉल्ट ब्रिज जिसे कहा जाता है, तो इसमें क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो जिंक ने त्यागे हुए हैं, इसका जो प्रवाह होता है वो कॉपर की ओर होता है। और कॉपर की ओर इसलिए होता है क्योंकि कॉपर क्या है, ये कैथोड का काम कर रहा है और धनात्मक है। यहाँ पे Cu2+ इलेक्ट्रॉन Cu2+ आयन बनते हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या करता है, कॉपर ग्रहण कर लेता है। कौन सी, जो जिंक ने छोड़े हुए हैं, और ये कॉपर बना देता है, मतलब आयन ना बनाकर, कॉपर का आयन ना बनकर यह कॉपर बना देता है इन 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके। और यहाँ पे जो साल्ट ब्रिज है, इसमें KCl लवण भरा हुआ होता है, इस कारण से इसे ही लवण सेतु कहा जाता है। तो ये कई बार पूछ लेते हैं कि कौन सा लवण भरा होता है, तो KCl भरा होता है। अब ये जो अभिक्रियाएं हुई हैं, इन अभिक्रियाओं को हमने अलग अलग दर्शाया गया है, और ये आपको एग्ज़ाम में इसी तरह से लिखना है कि एनोड पर जो अभिक्रिया होती है वो ऑक्सीकरण होती है। ये कैसे होता है कि जिंक जो होता है वह अपने 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके Zn2+ बनाता है और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। और कैथोड पर क्या होता है, कैथोड पर अपचयन होता है, Cu2+ जो बनता है एक्वस, वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करके कॉपर सॉलिड बना देता है। अब पूर्ण अभिक्रिया जो होती है, ये पूरी की पूरी अभिक्रिया, एक तो इसमें एनोड पे ऑक्सीकरण हो रहा है और कैथोड पे अपचयन हो रहा है, इसलिए रेडॉक्स अभिक्रिया होती है।
अब लवर सेतु के क्या कार्य हैं, तो यह आंतरिक परिपथ को पूरा करता है, दोनों विलयनों की विद्युत उदासीनता बनाए रखता है। विद्युत धारा का प्रवाह की बात करें तो कैथोड से एनोड की ओर होता है, और मानक सेल विभव की बात करें तो 1.1 वोल्ट होता है। तो ये था हमारा पूरा डैनियल सेल, और इसे भी आप बहुत ही अच्छे से तैयार करें। तो ये थे आज के हमारे 5 क्वेश्चन, और होपफुली ये आपको समझ आए होंगे। बहुत ही कम समय में मैंने समझाए हैं, और इन क्वेश्चंस को आप तैयार ज़रूर करें, और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, और लोगों को भी जोड़ें। आप सबका धन्यवाद। राधे राधे।